जोहार आप सभी को। आप सभी बच्चों का डिजिट क्लासेज में स्वागत है। आपकी मम्मी लोग कभी 4 कोना वाला पराठा बना के खिलाई है आप लोगों को? खिलाई है। क्या 4 कोना वाला गणित में कोई वैसा आकृति है जिसे आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो? यह आकृति है ना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। 4 कोना वाला आकृति है। आपके मम्मी के पराठा से मिलता जुलता आकृति है ना? इस आकृति का नाम क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। एक आकृति मैं और बनाता हूं। इस आकृति में भी 4 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4। यह भी चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज में इसका नाम बदल गया। इसे हम लोग कहते हैं समलम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलम चतुर्भुज। प्रश्न अब ये उठता है कि समलम चतुर्भुज कहते किसे? वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं में से कोई एक युग्म, कोई एक पेयर समांतर हो। यदि ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो इसे हम कहेंगे समलम चतुर्भुज। यदि ये कहा जाए कि समांतर रेखा किसे कहते हैं तो नहीं बताओगे। कहा कि अभी मैंने यहाँ जिक्र किया इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं में से कोई एक युग्म समांतर हो। तो समांतर मतलब क्या? वैसी 2 रेखाएं जिसे आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से कहीं ना मिलती हो। जैसे मान लो कि 2 लाइन को हम बढ़ाते जा रहे हैं और एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती है, एक दूसरे से कहीं नहीं कटती है। ठीक है। इन दोनों रेखाओं को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन दोनों रेखाएं एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेगी। तब हम लोग कहेंगे ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तब आप लोग पूछोगे सर इसका कोई एग्जाम्पल भी है क्या? तो आप लोग जो बैठे हो, बेंच, ये जो है ना बेंच का पटरा जो कटिंग किया हुआ है, उसका दोनों किनारा पैरेलल है, समांतर है। और कहाँ होता है सर? ये जो खिड़की है, खिड़की का जो पल्ला है, इसका दोनों किनारा देखो पैरेलल है, सीधा है इस तरीका से, है ना? और कहाँ होता है सर? दरवाजा के भी दोनों, दरवाजा की पल्ला देखें, इसका दोनों किनारा पैरेलल है। तो इस आकृति का नाम क्या है? समलंब चतुर्भुज। आप लोगों के लिए प्रश्न ये है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं मतलब ये समलंब चतुर्भुज है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर भुजाएं हैं। ये भुजाएं दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। दोनों में छोटा कौन है? ये, तो इसे हम लोग मानते हैं 12 सेंटीमीटर और इसे मानते हैं 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है सर? ऊंचाई दिया हुआ है। कितना है? 10। ऊंचाई हम लोग किसे कहेंगे? ये जो समांतर रेखा है इसके बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊंचाई। और यह दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लेकिन इस प्रश्न में निकालना क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा? फॉर्मूला याद रखना होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2
समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इसे आप लोग कैसे लिखेंगे? समांतर भुजाएं हैं ये और ये दोनों का योग, तो 12 + 20 गुना के बाद क्या है फॉर्मूला में? ऊंचाई। और क्वेश्चन में ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10। 20 × 10 = 30, 2 = 32 गुना 10। 2 × 2 = 2 से 16 बार में 16 को 10 से गुना करेंगे 160। माप सारा दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। मैथ आप लोग बहुत ज्यादा बनाएं ये जरूरी नहीं है। मैथ एक बनाएं लेकिन उसे समझ कर बनाएं। समझने का मतलब क्या हुआ? जैसे जो हम मैथ बना रहे हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाएं हैं, तो समांतर भुजाएं किसको कहा जा रहा है, समलंब चतुर्भुज किसे कहा जा रहा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा, उसका एक एक वर्ड को समझना होगा। जब आप लोग प्रश्न के एक एक वर्ड को अच्छे से समझ जाओगे तब मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और एक मैथ भी अच्छे से समझ में आ गया तो इससे संबंधित जितना मैथ रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, 100 सब बना सकते हो। इस पर आधारित नया मैथ भी रहेगा तो उसमें भी आप अपना दिमाग लगा सकते हो और बना सकते हो। लेकिन इसके विपरीत यदि मान लो आप लोग बहुत सारा मैथ बना रहे हो, 10, 20, 30 बना रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मैथ तो हम बना लिए लेकिन समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं समझ नहीं पा रहे हैं, समांतर भुजाएं किसे कह रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? 10 मैथ भी बन गया लेकिन दिमाग में वो अटा नहीं। और जब दिमाग में अटेगा नहीं तो आप लोगों से कभी बनेगा नहीं। इसलिए क्योंकि मैथ वो रटा नहीं जाता है, याद नहीं किया जाता है, मैथ को समझा जाता है। और जब मैथ समझ में आ जाएगा तब वो दिमाग से निकलेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, आप लोगों का लक्ष्य मैथ के लिए विशेष ये होना चाहिए कि हमको मैथ समझ में आए। हम कितना बना रहे हैं मतलब नहीं है। अगर कोई भी सर बतला रहे, एक मैथ बतला रहे हैं तो उस मैथ को हमको समझ में आना चाहिए, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, इसको नोट कर लें।